लोकतंत्र का। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। समाचार में नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको दिन भर की राजनीतिक हलचल, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% मिलान की मांग वाली सभी याचिकाएं की खारिज। बैलेट पेपर की मांग भी ठुकराई। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियां लूटने वालों को दिया तगड़ा झटका। भाजपा ने खोली कांग्रेस के दावों की पोल। 2009 में मुस्लिमों को प्राथमिकता देने वाला तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जारी किया बयान। प्रधानमंत्री ने कहा देश में धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 1202 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल और बिहार में विपक्ष पर साधा निशाना। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक और अमित शाह ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया चुनाव प्रचार। जनता को बताई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी की बौद्ध धर्म में आस्था पर सवाल उठाने के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गिरे। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी की निंदा। महात्मा बुद्ध की अनदेखी का कांग्रेस पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई ने कई स्थानों पर की छापेमारी। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। संदेश खाली में यौन शोषण मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर और एमसीडी को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने निजी हित को दी प्राथमिकता। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग को झटका लगा है। ऐसे में इस फैसले के सामने आने के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इस फैसले को लेकर क्या रही राजनीतिक पार्टियों में हलचल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी, जिससे ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को बड़ा झटका लगा है। बिहार के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईवीएम को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को गहरा झटका दिया है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा ने कहा कि एक बार फिर इंडी गठबंधन कटघरे में है। ईवीएम मशीन पर आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष जब जब चुनाव हारता है तो मशीन पर सवाल उठाता है। ईवीएम मशीन से ही वो कर्नाटक में जीतते हैं कांग्रेस पार्टी।
ईवीएम मशीन से ही वो हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, टीएमसी जीतती है बंगाल में। वही मशीन होती है, जब जीतते हैं तब तो ठीक है, और जब हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ रही है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा पैदा करना इस देश की संस्थाओं का कर्तव्य है। हमने वो अभी ऑर्डर पूरी तरह से स्टडी नहीं किया, हमारे कानूनी विशेषज्ञ उस ऑर्डर को पढ़ रहे हैं। रही बात चुनावी प्रक्रिया की, तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा इस देश के एक एक वोटर का स्थापित करना सरकार का, विपक्ष का, मीडिया का और चुनाव आयोग का कर्तव्य है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की 2 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया है। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी खारिज कर दी। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। पहला ये कि सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरा करने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना चाहिए और इसे 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। साथ ही नतीजे में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार चाहे तो परिणाम आने के 7 दिन के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच की जाएगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में एक चलन सामने आया है कि कुछ तत्व निहित स्वार्थ से देश की उपलब्धियों को कमजोर करने, उसे कमतर आंकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अदालत इसकी इजाजत नहीं देगी। मुझे इस मामले में याचिकाकर्ता संगठन की नीयत पर शक है। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उनकी दलील थी कि ये ईवीएम में एक ऐसी मेमोरी होती है जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है। वहीं इस मामले के विशेषज्ञों का कहना है कि बर्न मेमोरी में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ड मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। बर्न मेमोरी वही मेमोरी होता है जो वोटिंग इंफॉर्मेशन जो उसमें स्टोर्ड होते हैं और उसको छेड़छाड़ किया नहीं जा सकता है क्योंकि वो एक ही बार प्रोग्रामेबल होता है। आम चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी स्पष्ट किया था कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा था कि 40 से ज्यादा बार इस देश के सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट ने ईवीएम पर याचिकाओं पर सुनवाई की और हर बार चुनौती को कोर्ट द्वारा खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि ईवीएम पर संदेह करने की बहस खत्म हो जानी चाहिए। ऋषि कुमार के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बयान पर जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मनमोहन सिंह का एक और बयान कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में से मुस्लिमों को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग का हक छीनना चाहती है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान कि संसाधनों पर मुसलमानों का पहला दावा होना चाहिए, इस पर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में कहा कि 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उस समय कोर्ट ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। पीएम ने देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बताने वाले बयान की याद दिलाते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का इससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आ चुका है। इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो भी संभावनाएं हैं, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और राजद पर तुष्टीकरण के दलदल में धंसे होने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जब कांग्रेस को बेनकाब किया जा रहा है तो कुछ लोग आग बबूला हो रहे हैं। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इस बीच कांग्रेस पर आक्रामक हुई भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2 बयानों को लोगों के साथ साझा करते हुए भाजपा ने कहा कि मुसलमानों को तरजीह देना कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति रही है। ये आरक्षण से लेकर संसाधनों तक हर चीज में मुसलमानों को तरजीह देने की कांग्रेस की मानसिकता का सबूत है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और एनडी गठबंधन का छुपा हुआ एजेंडा एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनना और मुसलमानों को देना है। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के बयान को ध्रुवीकरण का एजेंडा बताया। कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये इनके प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। ध्रुवीकरण का एजेंडा है, ये प्रधानमंत्री का एजेंडा है। एससी, एसटी, ओबीसी को एक साइड रखो, मुसलमान को दूसरे साइड रखो। हमने हमेशा कहा है हमारे समाज की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, जो कमजोर वर्ग है, उनको सशक्त बनाना है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस के लिए भाजपा द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनने के आरोप से बचना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जनता इस राजनीतिक बयानबाजी को किस रूप में लेती है, ये तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। जनता इन राजनीतिक बयानबाजी को किस रूप में लेती है, ये तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। साथ ही तमाम पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं ने अब की बार लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। दूसरे चरण में लोकसभा की 88 सीटों पर मतदान हुआ और तमाम दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इसके अलावा देश भर के मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। कैसा रहा दूसरे चरण का मतदान, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लोकतंत्र के महापर्व में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार देखने को मिली। इसी के साथ लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। दूसरे चरण में जिन 88 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें असम की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीट्स, कर्नाटक की 14 सीटें शामिल हैं। केरल की सभी 20 सीटें, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर की 1, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीट्स शामिल रहीं। मतदान के दौरान पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं समेत सभी वर्ग के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का भी उत्साह बढ़ाते नजर आए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था फर्स्ट टाइम वोट करने का, और मैं सबको यही कहूंगी कि उनको अपना वैल्यूएबल वोट कास्ट करना चाहिए। हमारे तो यही अपील है सबसे कि आप सबसे पहले अपना वोट दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, उसके बाद कोई भी काम। देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले।
दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं ने भी मताधिकार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं तो ये बोलती हूँ कि सबको वोट डालना चाहिए। देश का निर्माण करना है तो वोट डालो, अच्छे मतलब नेता को वोट डालो जो देश के लिए काम करे, अपने लिए काम ना करे। कुछ ऐसे नज़ारे भी सामने आए जहां मतदान केंद्रों पर नवविवाहित जोड़ों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल कर समाज को लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था का संदेश दिया। मतदान में आम लोगों के साथ साथ खास लोगों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा राजस्थान से, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में मतदान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने पूर्णिया में मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने नांदेड़ में और केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्र ने वायनाड में मतदान किया है। केरल के त्रिशूर से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेता सुरेश गोपी ने भी वोट डाला, तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल में अलप्पुझा में मतदान किया। दूसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई है। इनमें कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर जैसे नाम शामिल हैं, जिनकी किस्मत दूसरे चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में कैद हो गई है। साथ ही 1202 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद हो गया है। हालांकि जीत को लेकर सभी दलों और नेताओं के अपने अपने दावे हैं। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा, लेकिन जनता किसको अपना देगी जनादेश, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। डीडी न्यूज। और आज जब दूसरे चरण का मतदान जारी था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन भर प्रचार में व्यस्त नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार और बंगाल में चुनावी रैलियां की। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी नजर आए, तो बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगाया और परिवारवाद से लेकर विपक्षियों के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रधानमंत्री की धुआंधार जनसभाओं में कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन लगातार निशाने पर रहा। पीएम ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर इंडी दलों पर जमकर हमले किए। पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने टीएमसी और कांग्रेस दोनों को घेरा। पीएम ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पस्त हुआ इंडी गठबंधन दूसरे चरण में ध्वस्त ही हो जाएगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में भले ही एक दूसरे से लड़ते दिखाई दें, लेकिन इन दोनों की सोच एक जैसी है। पीएम ने कहा कि इन दोनों दलों को तुष्टीकरण की विचारधारा जोड़े हुए है। इंडी गठबंधन कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे। बिहार के अररिया और मुंगेर की जनसभाओं में कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल भी पीएम के निशाने पर रहा। कांग्रेस राजद दौर की याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि एनडीए ने बिहार को उस जंगल राज से बाहर निकाला है। कर्नाटक में सभी मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने पर पीएम खूब बरसे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश भर में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। पीएम ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस कदम को ओबीसी के हक पर डाका बताया। जिन्होंने ओबीसी के हक पर डाका डाला है, और अब यही काम कांग्रेस यहां बिहार में देश के और हिस्सों में करना चाहती है, और यहां तो आरजेडी पूरी तरह उनका समर्थन कर रही है। बिहार के मुंगेर की जनसभा में पीएम ने कहा
कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो अंसारी परिवार तो शामिल हो गया जिसने मंदिर के खिलाफ लंबे समय तक मुकदमा लड़ा, लेकिन इंडी गठबंधन वालों ने न्योता ठुकरा दिया। संपत्ति पुनर्वितरण और विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पीएम के निशाने पर रही। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है जिसे वो अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। और इधर आरजेडी वाले, इतनी चर्चा चल रही है, मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रधानमंत्री की जनसभाओं के दौरान जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम का स्वागत करने के लिए जन सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने इन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। मालदा से अभिषेक, अररिया से राजेश राज और मुंगेर से धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर अभिवादन किया, अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन इस राज्य को बनाने का काम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ को बनाने का विरोध एक कांग्रेस पार्टी करती थी। भाजपा के नेता और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर चुनाव जीतने के लिए देश विरोधी तत्वों का सहयोग लेने का आरोप लगाया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस इतने नीचे गिर गई है कि प्रतिबंधित संगठनों के साथ से भी उसे परहेज नहीं है। राहुल गांधी जी ने प्रतिबंधित संगठन एसडीपीआई, पीएफआई जो आतंकवादी सोच को और भारत के खिलाफ एजेंडे को समर्थन देते हैं, उनका समर्थन अगर राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि राजनीति में एक चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे कांग्रेस पार्टी गिर जाएगी कि ऐसे प्रतिबंधित संगठनों का सहायता भी लेगी। दूसरे दौर की वोटिंग के बीच आज एनडीए गठबंधन के विपक्षी दलों का प्रचार जारी रहा। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा और लेफ्ट पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने रैलियां की तो जनता से भी समर्थन मांगा। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो विपक्षियों पर वार भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और जनता से अपने समर्थन में मतदान की अपील की। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विपक्षी इंडी गठबंधन के सदस्य दलों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की जाएगी, जिससे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या की जानकारी मिल सके। उसके बाद धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत हम एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे।
वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गारंटी से कुछ नहीं होता, अगर जमीन पर काम नहीं किया है तो सीटें नहीं मिलेंगी। तो वहीं यूपी के ही मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा कि राज्य में समाजवादी पार्टी और गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी 400 पार बोले, 500 पार बोले, गारंटी से कुछ नहीं होता। अगर ज़मीन पे काम नहीं किया है तो वो 400 क्या वो 250 पार भी नहीं कर पाएंगे। बट इस बार ये 250 या 400 का फिगर बोलने से अच्छा है कि ज़मीन पे उतर के आप वोटरों से पूछे उनका क्या मन है, तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत ग्राउंड पे वो कहाँ तक पहुँच पाएंगे। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ भाजपा से जीत रही है। बिहार के दानापुर में राजद नेता मीसा भारती ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि बिहार में कब फैक्ट्री लगेगी, चीनी मिलों की चाय पीएम कब पिएंगे। आप बिहार आ रहे हैं तो बिहार में कब फैक्ट्री लगेगी? 10 साल तो बीत गए, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की आय कब दुगनी करेंगे, एमएसपी कब लागू करेंगे, महंगाई कब कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी, चीनी मिलों से कब धुआं उठेगा, उसकी चाय प्रधानमंत्री जी कब पिएंगे, किस वर्ष में पिएंगे, वो डेट बताएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटाल में अपनी सार्वजनिक रैली के दौरान स्थानीय कलाकारों के साथ नृत्य में शामिल हुईं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश से आवाज आ रही है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। मैं हमेशा देश के लोगों के बीच रहा हूं, लोग हमेशा से चाहते हैं कि मैं उनके क्षेत्र में रहूं। पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं। मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग देश भर में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में पंजाब में भी कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फतेहगढ़ साहिब में जागरूकता फैलाने के लिए फलों का सहारा लिया जा रहा है। इसके तहत बाजारों में बेचे जा रहे फलों पर लोगों को वोट देने के लिए आमंत्रित करने वाले स्टिकर लगाए गए हैं। संगरूर जिले में स्वीप सेमिनार में लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं होशियारपुर में बस स्टैंड पर यात्रियों और बसों के स्टाफ को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए फ्लैग्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बौद्ध धर्म में आस्था पर सवाल उठाने के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घिर गए हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में विवादित टिप्पणी की थी। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष भंते संघप्रिय राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी की निंदा की है। मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और किसी पार्टी ने भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी नहीं मनाया। 2014 में पहली बार जब माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन पहली बार मनाया, जो आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया जिसने प्रधानमंत्री ने बुद्ध का जन्मदिन मनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो कांग्रेस पार्टी में मंत्री भी रहे, जब मनमोहन सिंह की सरकार रही तो आपने क्यों नहीं बुद्ध की तरफ दिया? बुद्ध का क्यों नहीं मनाया आपने? कौन आपको मनाने से मना किया? ये केवल राजनीतिक ठंडा है। श्रीलंकाई तिब्बती बौद्ध ब्रदरहुड के अध्यक्ष डॉक्टर जेमेंडा पोरेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी 2017 में जब श्रीलंका आए थे तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत धम्मम पद के श्लोक के साथ बौद्ध मंत्रोच्चार से की थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत सरकार ने बौद्ध गतिविधियों में सुधार के लिए श्रीलंका को $15 मिलियन अमेरिकी का दान देकर
यह साबित किया है कि बौद्ध धर्म के लिए ऐसा सराहनीय कार्य किसी दूसरे देश की सरकार ने नहीं किया है। और आइए अब एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बौद्ध धर्म के लिए उठाए गए कदमों पर। मोदी सरकार द्वारा आपको बता दें कि अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि बौद्ध सर्किट का विकास मोदी सरकार ने बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बौद्ध सर्किट के विकास का कदम उठाया था। इसके तहत भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थानों को जोड़ने का काम किया गया, जिससे बौद्ध पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिससे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली से देश विदेश के तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हुई। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुंबिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी। साथ ही मोदी सरकार द्वारा बड़नगर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने का प्रयास किया गया। एक विशेष कदम के तहत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए भारत से मंगोलिया ले जाया गया। इसी तरह भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेषों को 26 दिनों की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड भी भेजा गया। साथ ही अवशेषों को बैंकॉक में श्रद्धा और भव्य समारोह के साथ रखा गया। भारत और विदेशों में बौद्ध विरासत के प्रचार और संरक्षण के लिए विभिन्न बौद्ध संस्थानों को वित्तीय सहायता दी गई। साथ ही बौद्ध धर्म को और बढ़ावा देने के लिए बैसाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा और अभिधम्म दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री ने नेपाल के बोधगया में महाबोधि मंदिर में बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री किशिदा को बाल बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया। मोदी सरकार ने बौद्ध सर्किट के भीतर की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस विशेष ट्रेन भी शुरू की है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में बुद्ध का जिक्र करते हुए कहा था कि हम एक ऐसे देश से संबंध रखते हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। मोदी सरकार ने सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थ स्थलों का भी कायाकल्प किया है। मई 2022 में लुंबिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रखी गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से 2019 में उलान बटोर में ऐतिहासिक गंडन तेगचानलिंग मठ में स्थापित भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों की एक प्रतिमा का अनावरण किया। ये तमाम सारे प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध धर्म के लिए उठाए, बौद्ध धर्म के लिए किए हैं। साथ ही अब अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने ISIS प्रेरित कोयंबटूर कार बम विस्फोट मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। 23 अक्टूबर 2022 बम विस्फोट मामले में 14वें आरोपित थाहा नसीर के खिलाफ NIA ने आरोप पत्र दायर किया। वहीं NIA की जांच से पता चला है कि थाहा नसीर विस्फोट मामले के सरगना जेम्सा मुबीन और उमर फारूक का करीबी सहयोगी है। उमर फारूक ने समान विचारधारा वाले व्यक्तियों की भर्ती की थी, जिसमें मृतक आरोपी जेम्सा मुबीन के साथ साथ मोहम्मद तौफीक और थाहा नसीर भी शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के परम योद्धा स्थल पर अपने 51 जवानों को प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इन जवानों को सम्मानित किया। इस सम्मान को पाने वाले जवानों में 3 युद्ध सेवा मेडल, 7 वायुसेना मेडल, शौर्य, 13 वायुसेना मेडल और 28 विशिष्ट सेवा मेडल शामिल थे। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में।
गुजरात के सूरत लोकसभा सीट पर निर्विरोध चुनाव जीतने जैसी स्थिति से बचने के लिए नोटा को भी एक काल्पनिक उम्मीदवार का दर्जा देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया, विजय नायर और अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि 8 मई तक बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई ने कई स्थानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने इन छापेमारी में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार की बरामदगी की है। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की एक बम निरोधक टीम संदेश खाली के अगरहाटी गांव पहुंची। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने हथियार भी बरामद किए हैं। संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन शोषण मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हाई कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन शोषण के मामले में नए सिरे से जांच करने की बृजभूषण शरण सिंह की याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। बृजभूषण का दावा था कि वो घटना के वक्त भारत में मौजूद नहीं थे। अब कोर्ट बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर 7 मई को आदेश सुनाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि वह महिला अभ्यर्थियों को भी संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस परीक्षा के माध्यम से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर 8 हफ्ते में निर्णय ले। गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पुडुचेरी में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पुडुचेरी में 29 अप्रैल से 5 जून तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। 6 जून से सभी स्कूल दोबारा खुलेंगे। आर्मी हॉस्पिटल आरआर के यूरोलॉजी विभाग ने आज से रोबोटिक ट्रांसप्लांट की शुरुआत की। इस सर्जरी के साथ AHRR अब सफदरजंग अस्पताल के बाद देश में रोबोटिक रीनल ट्रांसप्लांट कार्यक्रम शुरू करने वाला दूसरा सरकारी अस्पताल बन गया है। इजरायल हमास युद्ध के खिलाफ अमेरिका के विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए हैं। कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़पें हुई, जिसके चलते कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पेरिस के प्रतिष्ठित साइंसेस पो विश्वविद्यालय के छात्र भी इजरायल हमास संघर्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। वहीं लॉस एंजलिस पुलिस ने कहा है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प के बाद 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजा में हमास के खिलाफ आईडीएफ का अभियान जारी है। इस बीच इजराइल गाजा के राफा में जमीनी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। गुरुवार को इस मुद्दे पर युद्ध कैबिनेट में चर्चा की गई। वैश्विक समुदाय इजराइल को राफा में हमला करने से मना कर रहा है। उत्तरी गाजा के विस्थापितों की बड़ी संख्या यहां शरण ली हुई है, लेकिन इजराइल का दावा है कि हमास का बड़ा कैडर आम लोगों के बीच यहीं छुपा हुआ है, जिसे खत्म करने के लिए अभियान चलाना जरूरी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी भी फैसले से इजराइल के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे एक खतरनाक मिसाल कायम होगी। वहीं एक सहायता समूह ने चेतावनी देते हुए कहा है, राफा पर हमला सिर्फ गाजा के लिए नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया के लिए घातक होगा। यदि इजराइल राफा में आक्रमण करता है तो अधिक मिसाइल होंगी, अधिक प्रतिशोध होगा, अधिक विनाश होगा और युद्ध और भी बड़ा होगा। इस बीच बंधकों की रिहाई के लिए वार्ता बहाल होती दिखाई दे रही है। बातचीत फिर से शुरू करने का रास्ता तलाशने के लिए मिस्र का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को इजरायली समकक्षों से मुलाकात की। गाजा के 2 अस्पतालों में सामूहिक कब्रों के बरामद होने के दावे के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख और अन्य ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है।
हम मौतों की स्वतंत्र, प्रभावी, पारदर्शी जांच का आह्वान करते हैं और स्पष्ट कर दें कि नागरिकों, बंदियों और युद्ध में भाग लेने वाले अन्य लोगों की जानबूझकर हत्या एक युद्ध अपराध है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा है कि गाजा में मलबों को हटाने में लगभग 14 साल का समय लग सकता है। युद्ध के कारण व्यापक रूप से शहरीकृत घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अनुमानित 37 मिलियन टन मलबा बिखरा पड़ा है। प्रति वर्ग मीटर लगभग 300 किलो मलबा है। 100 ट्रकों के साथ 14 वर्षों के काम के बारे में बात कर रहे हैं। उधर इजराइल हमास संघर्ष के खिलाफ अमेरिका के विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 17 अप्रैल को फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसके बाद न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया समेत दूसरे विश्वविद्यालयों तक फैल गया। अमेरिकी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। अब तक कईयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के बाद से कोलंबिया विश्वविद्यालय को संघीय शिकायत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा को लेकर विरोध प्रदर्शन उनके लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन हमास पर चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है कि यह देश की ताकत, लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है और यह भी उल्लेखनीय है कि हमास को लेकर चुप्पी है। ऐसा लगता है जैसे यह कहानी का हिस्सा ही नहीं था। वहीं ये विरोध प्रदर्शन अमेरिका के बाहर भी फैलने लगा है। पेरिस के प्रतिष्ठित साइंसेस पो विश्वविद्यालय के छात्र भी इजराइल हमास संघर्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों को विश्वविद्यालय के परिसर में जाने से रोकने की कोशिश की। छात्र साइंसेस पो से इजराइल की कार्रवाई की निंदा करने की मांग कर रहे हैं। उधर जर्मनी की पुलिस ने बर्लिन में संसद के सामने फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए गए शिविरों को उखाड़ फेंका है। प्रदर्शनकारी जर्मनी के चांसलर से इजराइल को दिए जाने वाले हथियारों को रोकने की मांग कर रहे थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक मतभेदों के बावजूद तनावपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद की जा रही है। ये बैठक ब्लिंकन की बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री के साथ 5 घंटे की बैठक के बाद हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन की सुरक्षा मंत्री वैन शियाहुआंग से भी मुलाकात की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उन्होंने आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और जीत के सहयोग का प्रस्ताव दिया। दोनों को अपने इतिहास से सबक लेकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अपनी यात्रा के तीसरे दिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जिनपिंग ने कहा कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि भागीदार होना चाहिए। हालांकि दोनों के संबंधों में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। बीजिंग के ग्रेट ऑफ हॉल द पीपल में ब्लिंकन के साथ बैठक के दौरान जिनपिंग ने कहा कि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ सकारात्मक प्रगति देखने को मिली है। दोनों देशों को भागीदार होना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। परस्पर उपलब्धियां हासिल करें, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएं। दोनों देशों को आपसी प्रतिस्पर्धा के बजाय मतभेदों को दूर करने के लिए समान आधार तलाशना चाहिए। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शी जिनपिंग के सामने रूसी सेना के साथ चीन के समर्थन पर चिंता जताई। अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ 5 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने कई अहम मुद्दे उठाए। अमेरिका ने वांग यी के सामने सस्ते चीनी निर्यात का मुद्दा उठाया। अमेरिका बार बार कह रहा है कि चीनी कंपनियां रूसी हथियार उद्योग को अभूतपूर्व तरीके से मदद कर रही हैं, जिससे युद्ध का रुख मोड़ने में मदद मिली है। चीन द्वारा दिए गए बड़ी मशीनों के औजार से रूस को अपने बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिली है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि भले ही तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और अमेरिका के वायु क्षेत्र में चीनी जासूसी गुब्बारों के मामले के बाद संबंध स्थिर हो गए हों, लेकिन इस तरह की सहायता से व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। हालांकि यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद दिए जाने की बात से चीन इनकार करता है। मुझे उम्मीद है कि हम उन मुद्दों पर कुछ प्रगति कर सकते हैं जिन पर हमारे राष्ट्रपतियों ने सहमति व्यक्त की है।
हमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन साथ ही हम अपने मतभेदों, अपने इरादों को भी स्पष्ट करेंगे और एक दूसरे को स्पष्ट करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ब्लिंकन को बताया कि चीन अमेरिका के संबंधों का विशाल जहाज स्थिर हो गया था, लेकिन रिश्तों में नकारात्मक कारक अभी भी तेजी से सिर उठा रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने चीन की अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को दबाने के लिए अनथीन कदम उठाए हैं। ब्लिंकन ने शंघाई में जब कदम रखा तो उससे कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए $8 बिलियन की सहायता पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी गूंज बीजिंग में इस मुलाकात के दौरान भी सुनाई दी। ताइवान का हवाला देते हुए वांग यी ने कहा कि अमेरिका को संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को कवर करने वाली लाल रेखाओं पर कदम नहीं रखना चाहिए। हम हमेशा एक दूसरे के मूल हितों का सम्मान करने का आह्वान करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका से चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की उम्मीद करते हैं। वार्ता का एजेंडा नवंबर में सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और शी के बीच शिखर सम्मेलन में निर्धारित किया गया था। हाल के दिनों में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात से पिछले साल ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गए संबंधों में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के 6 दिवसीय दौरे के तहत थाईलैंड की प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन से शुक्रवार को बैंकॉक में मुलाकात की, जहां दोनों देशों ने व्यापार, पर्यटन और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। थाईलैंड ने 2017 से म्यांमार से विस्थापित रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता पर बांग्लादेश की भी प्रशंसा की। वहीं वियतनाम के संसद के अध्यक्ष बुओंग दिन यू ने इस्तीफा दे दिया है। यू ने भ्रष्टाचार की जांच के बीच इस्तीफा देने की घोषणा की। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो से हटा दिया जाएगा। यू को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव पद के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के एक बयान में कहा गया कि इस मामले के कारण जनता में नकारात्मक राय पैदा हुई है, जिससे पार्टी, राज्य और व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने गुरुवार को एक नवस्थापित रक्षा उद्योग इकाई द्वारा निर्मित 240 मिलीमीटर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट की परीक्षण फायरिंग का निरीक्षण किया। उत्तर के राज्य संचालित टेलीविजन KRT ने इस बात की जानकारी दी। ऐसा माना जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के आरोपों के बीच उत्तर कोरिया तोपखाने का उत्पादन बढ़ा रहा है ताकि वो रूस को हथियारों की आपूर्ति करता रहे। हालांकि दोनों देश इस आरोप से इनकार करते हैं। KRT रिपोर्ट में कहा गया है कि परीक्षण फायरिंग से पता चलता है कि रॉकेट उड़ान विशेषताओं और सटीकता के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं। वहीं किम ने कहा कि 240 मिलीमीटर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसमें नई तकनीक शामिल है, हमारी सेना की तोपखाने क्षमताओं को मजबूत करने में रणनीतिक बदलाव लाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध भीषण होता जा रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले तेज हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों में हमले किए। उन हमलों में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई तेज हो गई है। इस लड़ाई में 2 लोगों की मौत होने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। रूसी प्रशासन ने इसके लिए यूक्रेनी सेना को जिम्मेदार बताया। गौरतलब है कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन को दी गई मिसाइलें और आर्थिक पैकेज के बाद यूक्रेन रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सहयोगियों से रूस को माकूल जवाब देने के लिए वायु रक्षा प्रणाली मुहैया कराने की मांग की है। रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके की रिहायशी और औद्योगिक इकाइयों पर किए गए रूसी हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। एक स्थानीय अधिकारी के अनुसार खार्किव क्षेत्र के डेरचही शहर में बम हमले में 3 बच्चे और एक महिला घायल हो गई है। वहीं सुमी क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई पर 2 गाइडेड बम दागे गए। हालांकि इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उधर शुक्रवार को रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई तेज हो गई। इसकी चपेट में आम लोग भी आए हैं। इस झड़प में 2 लोगों की मौत जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं।
रूसी प्रशासन ने इसके लिए यूक्रेनी सेना को जिम्मेदार बताया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों से बचाने में मदद के लिए अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फंडिंग में देरी से रूस को बढ़त बनाने में मदद मिली है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक आभासी बैठक में ये अपील की। इस साल रूसी लड़ाके विमान पहले ही यूक्रेन के खिलाफ 9000 से अधिक निर्देशित हवाई बमों का इस्तेमाल कर चुके हैं और हमें हवाई लड़ाकू विमानों को मार गिराने की क्षमता की आवश्यकता है ताकि वे हमारे ठिकानों और सीमाओं के करीब न आ सकें। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि बैठक यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं पर केंद्रित होगी। ये बैठक यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी देने के फौरन बाद हुई। इसके साथ ही जो बाइडेन प्रशासन ने तोपखाने, वायु रक्षा और अन्य हार्डवेयर में $1 बिलियन जल्द ही यूक्रेन को भेजने की घोषणा की है। अमेरिका को उम्मीद है कि हथियारों की उसकी नई आपूर्ति से यूक्रेन को सुरक्षा के पुनर्निर्माण और अपनी सेनाओं को फिर से तैयार करने में मदद मिलेगी। इस बीच रूसी सेना द्वारा अग्रिम मोर्चों तक अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति को बाधित करने के लिए यूक्रेनी रेल लाइनों को निशाना बनाने की खबर है। वहीं पोलैंड की यात्रा पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को सहायता जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। हम रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यूरोप में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम और भी अधिक जागरूक हो गए हैं। And in that sense, the relationship with Poland कीव को अधिक सैन्य सहायता भेजने के लिए यूरोपीय संघ और नाटो सहयोगियों के दबाव के बीच स्पेन यूक्रेन को पैट्रियाटिक मिसाइलें भेजने की घोषणा की है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हवाई हमले तेज किए जाने के साथ यूरोपीय संघ की सरकारों से कीव को अधिक सुरक्षात्मक प्रणालियां प्रदान करने का आग्रह किया गया। यह अपील विशेष रूप से ग्रीस और स्पेन जैसे देशों से की गई जिनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं। ग्रीस ने गुरुवार को साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन को वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध नहीं कराएगा। उधर पोलैंड और लिथुआनिया के राष्ट्रपति स्वाल्की गैप के पास एक सैन्य अभ्यास में भाग लिया। इस बीच नाटो प्रमुख जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने कहा है कि नाटो के अन्य सहयोगियों को यूक्रेन की सहायता के लिए जर्मनी के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। जर्मनी यूक्रेन को सैन्य सहायता देने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय देश है। जर्मनी ने अभी अभी यूक्रेन में तीसरी पैट्रियट प्रणाली भेजने का निर्णय लिया है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि अन्य सहयोगियों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। उधर यूक्रेन की एक अदालत ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कृषि मंत्री माइकोला सोलस्की को पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन पर लगभग $7 मिलियन की सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के अवैध अधिग्रहण में शामिल होने का आरोप है। अफ्रीकी देश तंजानिया में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से 155 लोगों की मौत हो गई और लगभग 236 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट देखिए। वहीं नई नेशनल असेंबली के साथ साथ प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय विधायिका के चुनाव के लिए दक्षिण अफ्रीका में 29 मई 2024 को आम चुनाव होंगे। 1994 में रंगभेद युग की समाप्ति के बाद ये 7वां आम चुनाव होगा। प्रत्येक प्रांतीय विधायिका की पहली बैठक में नई राष्ट्रीय प्रांत परिषद NCOP का चुनाव किया जाता है। 1994 में रंगभेद के बाद हुए चुनाव के बाद से अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC ने दक्षिण अफ्रीकी संसद के दोनों सदनों में बहुमत बना रखा है। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण अफ्रीका में आम चुनाव की गहमागहमी है। अगले महीने 29 मई को मतदान होगा। हालांकि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे से जूझ रहे देश के मतदाताओं में मौजूदा राजनीतिक पार्टियों के प्रति भले ही थोड़ा उदासीनता दिखाई दे रही हो, लेकिन 3 दशक पहले वाली रंग भेद की व्यवस्था की कड़वी यादें उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करती हैं। रंगभेद की व्यवस्था खत्म होने के बाद 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार चुनाव हुआ था। 30 साल पहले रंगभेद की व्यवस्था के पतन के बाद नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में सत्ता संभालने वाली
एएनसी के पहली बार आम चुनाव में बहुमत खोने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सर्वेक्षणों में एएनसी का वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। उसे 39% मत प्राप्त करने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहली बार एएनसी को गठबंधन की सरकार बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। 27 मार्च 1992 को दक्षिण अफ्रीका में रंगों के आधार पर इंसानों के बीच भेदभाव करने वाले नियम को खत्म कर दिया गया था। सरकार को इस नतीजे पर पहुंचने के लिए जनमत संग्रह कराना पड़ा था। इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में बड़े पैमाने पर लोगों ने इस नियम को उखाड़ फेंकने की पैरवी कर एक नजीर पेश की थी। इस नियम के लागू होने से 2 साल पहले ही अश्वेतों के बड़े नेता नेल्सन मंडेला 27 साल बाद जेल से रिहा हुए थे। दरअसल 1948 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का बोलबाला था, जिसके चलते दुनिया भर ने उस पर पाबंदी लगा रखी थी। राष्ट्रपति FWD क्लार्क को डर था कि इस नीति को समाप्त नहीं किया गया तो वैश्विक स्तर पर दक्षिण अफ्रीका की स्थिति और खराब हो सकती है। जनमत संग्रह में 33 लाख श्वेत वोटरों में से 28 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 68.7% वोटरों ने इसे खत्म करने की सिफारिश की। रंग भेद प्रणाली ने लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित करने का कार्य किया। श्वेत शासकों द्वारा अश्वेतों को हीन दृष्टि से देखा जाता था और रंग भेद प्रणाली के कारण ही अश्वेत लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया। उन्हें श्वेत लोगों के क्षेत्रों में रहने की मनाही थी। केवल परमिट होने पर ही ये लोग उन क्षेत्रों में काम कर सकते थे। सभी श्वेत और श्वेत लोगों के लिए ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल समेत दूसरी सार्वजनिक चीजें अलग अलग थीं। अश्वेत लोग उन चर्चों में प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे जहां श्वेत लोग प्रार्थना किया करते थे। अश्वेत लोगों को संघ बनाने और विरोध करने पर भी प्रतिबंध था। 1994 के बाद से एएनसी लगातार सत्ता में रही। देश में कई लोग एएनसी पर अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हैं। 2018 में जैकब जुमा की जगह लेने वाले पार्टी के मौजूदा नेता राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पार्टी की प्रतिष्ठा को साफ करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही है। रंगभेद व्यवस्था ने उपनिवेशवाद और जातिवाद के चरम को दर्शाया। रंगभेद के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए संविधान का निर्माण कर रंगभेद पर प्रतिबंध लगा दिया। इस नए निर्मित संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। और इसी के साथ ही समाचार में आज के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता, इसलिए देखते रहिए डीडी न्यूज। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।